बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इट इज़ अबाउट सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैनोनिकल फंक्शंस एंड वाइस वर्सा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास एक कैनोनिकल फंक्शन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फंक्शन मौजूद होता है तो किस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारा कैनोनिकल फंक्शन होता है वो एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब हमने उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एक कैनोनिकल फंक्शन को किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इसी तरह से जो इसका ऑपोजिट प्रोसेस है, यानी हमारे पास अगर एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है या सिंप्लीफाइड फंक्शन है, हम उसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे कैनोनिकल फॉर्म तक। तो यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि कैनोनिकल या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। उनमें से जो एक मेथड है वो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि जिन मेन टर्म्स के ऊपर आपका फंक्शन हाई होता है उन प्रोडक्ट टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, उसको सम कर लेते हैं। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है, और हर एक प्रोडक्ट टर्म में तमाम इनपुट वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। और जो दूसरा हमारा मेथड है वो है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। उसमें हम क्या करते हैं कि जिन मैक्स टर्म्स के ऊपर आपका फंक्शन ज़ीरो होता है उन तमाम मैक्स टर्म्स को हम आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और इसमें भी हर एक जो सम टर्म होती है उसके अंदर हर वेरिएबल का होना ज़रूरी है। जैसे आप देखें, ये जो पहली टर्म है एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जी, तो इस टर्म के अंदर तीनों जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो शामिल हैं। एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, और एग्जांपल क्या है, सिंप्लीफाई यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया गया है, और हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, यानी जो बूलियन अलजेब्रा के लॉज हैं उसको यूज़ करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जो मिन टर्म्स हैं, चार मिन टर्म्स हैं, हम इनको जो वेरिएबल्स हैं उनकी फॉर्म में लिखेंगे। वो किस तरह से लिखेंगे, जैसे आपकी जो पहली मिन टर्म है m1, वो क्या होती है, वो होती है 001। तो आपके तीन अगर वेरिएबल्स हैं a b c, तो जो मिन टर्म 1 है वो क्या होगी, a बार b बार c। m4 क्या होती है 100, तो ये क्या होगी, ये होगी a b बार c बार। इसी तरह m5 और m7 को भी हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, बूलियन लॉज को यूज करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेट्स सी कि क्या इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई कॉमन वेरिएबल्स हैं तो हम सबसे पहले उनको कॉमन ले लेंगे। तो अगर आप ये लास्ट जो दो टर्म्स हैं इसके अंदर देखें, ए सी कॉमन आता है। हमने क्या किया, जो पहली दो टर्म्स हैं वो उसी तरह से यहाँ पे राइट डाउन कर दी, और जो लास्ट टू टर्म्स हैं उसमें से ए सी कॉमन ले लिया। तो जो b बार प्लस b जो है वो हमारे पास आ गया। b बार प्लस b हमें मालूम है कि b बार प्लस b इज इक्वल टू 1। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम b बार प्लस b की जगह 1 लिख देंगे। तो इस तरह हमारी जो थर्ड टर्म है वो ac के बराबर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि जो लास्ट दो टर्म्स हैं उसमें a कॉमन आ रहा है। हमने जो दो लास्ट टर्म्स हैं इसमें a कॉमन ले लिया, तो b बार c प्लस c जो है वो विद इन जो ब्रैकेट्स हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यूजिंग अ बूलियन लॉ इसको जो पहली टर्म है वो a बार b बार c इसी तरह लिख दी, और जो a है इसको भी इसी तरह लिख दिया। जो b बार c प्लस c है इसको हमने कैसे लिख दिया है, b बार प्लस c। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। b बार c बार प्लस c हम इसको लिख सकते हैं b बार प्लस c और c बार प्लस c। c बार प्लस c क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, b बार c बार प्लस c को हम b बार प्लस c लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे हमने b बार प्लस c लिख दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो a है इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, a b बार हो गया और a c हो गया।
अब दोबारा हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है इसमें सी कॉमन आ रहा है। तो सी हमने कॉमन लिया तो पहली टर्म का जो रिमेनिंग फैक्टर है वो ए बार बी बार आ गया और ए सी में से ए हमारे पास मौजूद आ गया, और जो ए बी है वो यहाँ हमने उसी तरह से राइट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा ए बार बी बार प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, बी बार प्लस ए, और उसको हमने जो बूलियन लॉ है जो यूज किया वो यहाँ पे आगे एज अ कमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद हम जब दोबारा सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो यहाँ पे फाइनली मौजूद होगा। तो इस तरह से हमने एक ऐसा फंक्शन जो 4 मेन टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल था, और आपको पता है कि हर जो मेन टर्म है उसके अंदर 3 वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया अब, और 3 टर्म्स में जो है हमारा आंसर आया, और जो हर टर्म है उसके अंदर 2 जो हैं वो वेरिएबल्स शामिल हैं। एक और एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या है कि एक फंक्शन जो कि हमारा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। तो इसका सोल्यूशन के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले हम जो मेन टर्म्स हैं उनको उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। यानी जैसे m4 है तो m4 क्या होगा, वो होगा 1 0 0 यानी a b बार c बार। इसी तरह m5 क्या होगा, वो होगा a b बार c यानी 1 0 1। m6 क्या होगा, a b c बार यानी 1 1 0, और इसी तरह m7 a b c हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो कॉमन अगर कोई वेरिएबल्स आ रहे हैं, यानी बूलियन अलजेब्रा को यूज करते हुए कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो वो हम करेंगे। अगर आप जो लास्ट 2 जो टर्म्स हैं उसमें देखें तो ए बी कॉमन आ रहा है, और जो पहली 2 टर्म्स हैं उसमें ए बी बार कॉमन आ रहा है। तो हम सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, उसकी वजह से c प्लस सी बार 1 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म में भी c बार प्लस सी कॉमन हो जाएगा। अब हमारी जो आंसर है वो सिंप्लीफाइड होके ए बी बार प्लस ए बी आ गया, लेकिन अभी भी a अगर हम कॉमन लें तो b बार प्लस b कॉमन आ जाता है, और उसको हम 1 कर देंगे तो आंसर हमारा a के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह एक फंक्शन जो 4 मेन टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल था, फाइनली सिर्फ एक सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि एक बुलियन लॉ को यूज करते हुए, बुलियन अलजेब्रा को यूज करते हुए एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस तरह से एक सिंपल वन वेरिएबल फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट हो गया। अब एक हम डिफरेंट जो है एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेंड अ बूलियन फंक्शन टू अ कैनोनिकल फॉर्म। आपके सामने एक फंक्शन मौजूद है जो कि एक बूलियन फंक्शन है, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है, इसलिए कि ये 3 इनपुट वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन इसकी जो टर्म्स हैं, जो पहली टर्म है उसके अंदर b और c शामिल नहीं है, और जो दूसरी टर्म है उसमें से a गायब है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अगर कैनोनिकल फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो हर एक टर्म के अंदर तमाम वेरिएबल्स शामिल होंगे। तो उसका क्या प्रोसेस है, 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले जो पहली टर्म है उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल जो पहला टर्म b एक मिसिंग है, तो हम b प्लस बी बार लिख सकते हैं, क्योंकि b प्लस बी बार इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जो दूसरी टर्म है b डैश सी, उसमें a मौजूद नहीं है, तो हम a बार प्लस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 1 है। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी प्लस ए बी बार, ए बार बी बार सी, ए बी बार सी। तो जो तीसरी और चौथी टर्म है ये इस वक्त जो है इसके अंदर 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब हमारी जो पहली 2 टर्म्स हैं इसके अंदर c मौजूद नहीं है, तो हम इसी तरह से क्या करेंगे कि जो पहली टर्म है ए बी, इसके साथ c प्लस सी बार लगा देंगे, और जो सेकेंड टर्म है ए बी बार, इसमें भी c प्लस सी बार का इजाफा कर देंगे, क्योंकि c प्लस सी बार इज इक्वल टू 1। और जो बाकी 2 टर्म्स हैं उसको हम इसी तरह से राइट डाउन कर देंगे। हम फिर मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से
1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ जाएंगी। लेकिन इसमें जो दो टर्म्स हैं वो एक जैसी हैं। अगर आप ये टर्म देखें ए बी बार सी और ए बी बार सी देखें तो ये क्योंकि एक जैसी हैं तो हम इनको एक दफ़ा लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन आएगा अगर हम उसको थोड़ा सा सॉर्ट करके लिख दें तो ये ए बी बार सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार और ए बी सी, ये इस वक्त तमाम टर्म्स जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में। अगर हम इसको नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m1 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7 और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं समेशन 1, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन था जो कि हमें गिवन था उसको हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंड किया और फाइनली हमने उसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है बूलियन अलजेब्रा की। जब हम बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ फंक्शन के लिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो पहली लिमिटेशन है द फाइनल रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज द सेम। अगर दो स्टूडेंट्स हैं वो बूलियन अलजेब्रा को यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का आंसर सेम आए। उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि जो एक स्टूडेंट है वो दो बूलियन लॉज को यूज करे जबकि जो दूसरा है वो ज्यादा बूलियन लॉज को यूज करें। इसी तरह अगर दोनों स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट बूलियन लॉज को यूज करते हैं तो जो एप्लीकेशन ऑफ बूलियन लॉज का जो सीक्वेंस है उसकी वजह से भी जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि जो आंसर किसका ठीक है और किसका ठीक नहीं है। तो वो हमें फिर दोबारा उन जो सिंप्लीफाइड जो दोनों डिफरेंट स्टूडेंट्स के आंसर्स हैं जो एक्सप्रेशंस हैं हमें दोबारा उनका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा और फिर हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ये ठीक है कि दोनों फंक्शंस एक तरह ही हैं। और जो दूसरी लिमिटेशन है इट इज वेरी टीडियस टू यूज बूलियन अलजेब्रा व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड द टर्म्स आर हाई इन नंबर। अगर तो दो इनपुट वेरिएबल है या तीन इनपुट वेरिएबल हमारा फंक्शन है तो उसमें तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो जो हमारे नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, ऐसे बढ़ जाते हैं और जो नंबर ऑफ टर्म्स है मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स बढ़ जाती हैं तो जो बूलियन अलजेब्रा के लॉज हैं उनको अप्लाई करना मुश्किल होता जाता है। तो ये दो लिमिटेशंस हैं जो हम बूलियन अलजेब्रा को जब यूज करते हैं तो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स अब वक्त हुआ है आपके क्विज का। आपके सामने एक फंक्शन गिवन है और आपने क्या करना है, यूजिंग बूलियन लॉज इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई करें और फिर जो इसका आंसर है वो जो आपकी वीडियो का पहला कमेंट है उस आंसर के साथ कंपेयर करें और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।